हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो हम आज करने वाले हैं एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेमेस्टर 3 का यूनिट नंबर 3 पेपर नंबर 2 का। पेपर नंबर 1 आपका आज हो गया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लोगों के मिले कि पूरा पेपर उनको मेरे नोट्स से ही मिला है। व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज करके मुझे बताया। और जो लोग यहाँ पर वीडियोज़ के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। एक दो लोगों ने मुझे ये भी बताया कि उनका क्वेश्चन छूट गया, वो लिख नहीं पाए। क्वेश्चन आते तो थे लेकिन टाइम की कमी की वजह से। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे ही नहीं तो नंबर एग्जामिनर कहाँ पर देगा? ठीक है, तो मैं बार बार आपसे यही बोलती हूँ कि लिखने सारे हैं। आप चाहे पेज कम कर दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस को 1 पेज में ही करिए, लॉन्ग क्वेश्चन को 2 पेज में ही लिखिए, 3 पेज में ही लिखिए, बट आपको लिखने सारे क्वेश्चन हैं, अदरवाइज नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि एक सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन तो इंसान लेकर ही चलता है। एग्जामिनर है, अगर 5 में 5 तो किसी को नहीं मिलने वाले, उसमें से वो 4 या 3 का ही एक मार्जिन लेके चलेंगे। वो डिपेंड ऑन योर प्रेजेंटेशन कि आपका अगर कॉपी का इंप्रेशन कैसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, ठीक है, 5 मार्क्स में, तो कम से कम उसमें 1 2 3 कुछ तो नंबर वो देगा। और अगर आपने लिखा ही नहीं है तो फिर वो नंबर ही नहीं देगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप और अच्छे से रेडी रहिए, माइंड मेकअप करिए। जितना यूनिट 3 में है टॉपिक आप पढ़ते हैं, बार बार मैं बोलती हूँ कि को रिलेट करके रखिए। आपको कुछ भी लिखना है, आपने कुछ भी आपके दिमाग में उस टाइम पर आ रहा है रिलेटेड टू दैट टॉपिक, यू कैन राइट। ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि सोचने का टाइम नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। तो जो जिनका अच्छा हुआ है वो अपना मुझे लिखकर बताएंगे कि उनको किस इन वीडियो से किस तरीके की हेल्प हुई। और जिनका कुछ भी छूट गया है तो वो परेशान ना हो। नेक्स्ट आपका जो सेमेस्टर है वो ऑब्जेक्टिव होता है और अभी आपके पास एक पेपर और है, तो इसमें आप वो चीज़ कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा अगर आप लोग का 1 या 2 क्वेश्चन छूट भी गए हैं। अभी आपको नेक्स्ट पेपर और अच्छे से करना है, ठीक है। पूरे यूनिट के डिस्कशन में वीडियो में मैं बार बार बताते चलूँगी कि आपको आप किस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इसी तरह से यूज़फुल कंटेंट बनाने के लिए। और जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि इस चैनल पर मैं बीएड से कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड करने वाले सेमेस्टर 1 2 3 4 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ। एफिलिएटेड कॉलेज भी इसमें इंक्लूडेड है। बहुत लोग सोचते हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज कुछ अलग है, ऐसा नहीं। कानपुर से यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है। तो सबकी प्रिपरेशन कराती हूँ यहाँ पर। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग करेंगे आज यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 1 और 2 हमने की हुई है। चैनल प्लेलिस्ट में लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके चेक करिएगा। कुछ टॉपिक 1-2 शायद उसमें रह गए हैं, वो मैं बाद में कवर कर दूंगी। पहले यूनिट 3 कर लेते क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है काउंसलिंग पर, और क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आज भी पूरा पेपर वीडियो बेस्ड था, जो हमारे नोट्स हैं उसी पर बेस्ड था। Counseling is a professional process of helping an individual understand themselves and their problems, make informed choices, and develop the ability to deal with challenges effectively. ठीक है, तो जो लोग पेपर अभी वीडियो देखकर प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ एक कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए और लिखते जाइए। राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तैयारी भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो काउंसलिंग और गाइडेंस जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले, गाइडेंस इज़ अ काइंड ऑफ हेल्प। एक तरह का हेल्प है, सपोर्ट है, सजेशन है, जो आप किसी अपने जो एक्सपीरियंस पर्सन है या कोई बड़ा व्यक्ति है जो मोर नॉलेजेबल है उससे लेते हैं, जिससे आप अपने लाइफ की एक जो भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उस पर अपना डिसीजन ले सकें स्वयं। बट काउंसलिंग क्या होती है? ये एक प्रोफेशनल प्रोसेस होता है। ये कोई भी आपका जो आपसे एक्सपीरियंस्ड है या कोई आपसे बड़ा है या कोई आपका जो है नॉलेजेबल है आपसे ज़्यादा है, उससे नहीं लेते। ये एक प्रोफेशनल प्रोसेस है। इसमें आपको प्रॉपर जो प्रोफेशन में होते हैं काउंसलर्स, उन्हीं से काउंसलिंग ली जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो इंडिविजुअल मीन्स पर्टिकुलर, एक इंसान की बात हो रही। अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड देयर प्रॉब्लम, मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, डेवलप द एबिलिटी टू डील विथ चैलेंजेस एंड इफेक्टिवली। और जो भी काउंसलिंग प्रोवाइड करता है वो उसके अंदर ये एबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है कि वो जो भी उसके अंदर की कमी है, जिस भी प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, उससे फेस करने के उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाए। वो अपनी चीज़ें जो है अपने राइट और रॉन्ग का चुनाव कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। इट फोकस ऑन पर्सनल, एजुकेशनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। और इसका भी एरिया सेम ही रहेगा। कंफ्यूज मत होया करिए। जैसे लास्ट में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में लोग कंफ्यूज हो रहे थे,
वैसे यहाँ पर गाइडेंस और काउंसलिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है गाइडेंस और काउंसलिंग में, ठीक है। बाकी मोस्ट जो है चीज़ें सेम सिमिलर ही आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेंगी। काउंसलिंग इज अ रिलेशनशिप बेस्ड प्रोसेस, प्रोवाइड्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट। जैसा कि मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में काउंसलिंग किसकी कराई जाती है, जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ होती है, तो हम लोग उसको काउंसलर है, वैसे साइकेट्रिस्ट भी बोल देते हैं कि साइकेट्रिस्ट से सपोर्ट लीजिए। तो साइकेट्रिस्ट होता क्या है, बेसिकली काउंसलिंग ही तो करता है आपकी, ठीक है। अब वो किस लेवल की, किस तरह का काउंसल इमोशनल है, साइकोलॉजिकल इशू है, वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इट हेल्प्स इंडिविजुअल क्लैरिफाई देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड गोल्स। तो वो एक इंसान को जो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, डिप्रेस्ड है, उसको खुद के थॉट्स को समझने में, फीलिंग्स को समझने में और गोल्स को क्लैरिफाई करने में हेल्प करता है। द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन एम्पैथी, कॉन्फिडेंशियल, रिस्पेक्ट एंड इंडिविजुअल ग्रोथ। तो जैसा कि काउंसलर के पास आप जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपको उससे हेल्प चाहिए, दिस मीन्स यू हैव टू शेयर योर ऑल द इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी निजी जानकारी है वो भी आपको उसको बतानी पड़ेगी, और वो एज ए काउंसलर, वो आपका जो काउंसलिंग कर रहा है वो भी उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। वो आपके डेटा को कहीं और लीक नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके प्रोफेशन का रूल होगा, एथिक्स होगा, ठीक है। एम्पैथी वो रखता है, ये आपकी जगह पर अपने आप को रखकर देन वो समझेगा कि हाँ आप किस फेज से गुजर रहे हैं। अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज से बच्चा गुजर रहा है तो उसकी चीज़ को रिस्पेक्ट करेगा। एज ए इंडिविजुअल वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी ग्रोथ, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। काउंसलिंग इज डेवलपमेंटल, प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल इन नेचर। तो जैसा समझ में आ गया, ये एक बचाव है, डेवलपमेंटल है, विकास करने में हेल्प करता है, और एक रेमेडियल इन नेचर होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी जिनमें डायग्नोस होती है, जिसको हम लोग पढ़ा है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, तो ये सारी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जब आपकी डायग्नोस होती हैं थ्रू काउंसलर, साइकोलॉजिकल टेस्टेड एंड ऑल साइकेट्रिस्ट के थ्रू, देन वो आपको रेमेडियल टीचिंग के लिए भेजते हैं। तो रेमेडियल काउंसलिंग या टीचिंग वो वही है कि काउंसलिंग आपकी समय समय पर होना, क्लास करना, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेमेडियल, इसका नेचर होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब नेचर ऑफ काउंसलिंग अगर लिखने को आ जाता है तो क्या लिखेंगे आप? मैंने आपको बताया है कि डेफिनेशंस आप याद रखिएगा। अब आप वहाँ पर आपको सोचने का टाइम नहीं होता है। जो भी आपको उस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा है, आप कुछ भी वहाँ लिख दीजिएगा, बट लिख कर ज़रूर आइएगा, छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या होती है, इंडिविजुअल सेंटर्ड, डेवलपमेंटल एंड प्रिवेंटिव, इंटरैक्टिव एंड सपोर्टिव, कॉन्फिडेंशियल, गोल ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव एंड बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब देखिए ये 7 पॉइंट्स है, आपको अपने दिमाग में बैठा लेने हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग, और आप पूरा पेपर भी इन्हीं पर बना के लिख सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन द यूनिक नीड्स एंड पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल सेंटर्ड का मतलब क्या है कि ये पर्सन की खुद की, एक पर्सन की बात करेगा, या ग्रुप की बात नहीं होगी। हर पर्सन की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक उसकी पर्सनालिटी होती है, और उसकी नीड्स भी यूनिक होंगी, तो उस पर बेस्ड होगा। इंडिविजुअल सेंटर्ड है। डेवलपमेंटल एंड प्रिवेंटिव मतलब एम्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रिवेंटिव फ्यूचर प्रॉब्लम्स। तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे यहाँ पर फोकस होता है, और साथ में जो फ्यूचर की प्रॉब्लम है उससे भी बचाव हो सके। इंटरैक्टिव सपोर्टिव का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन ट्रस्ट, कम्युनिकेशन एंड नॉन जजमेंट। तो जब कोई जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है वो अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि काउंसलर या साइकेट्रिस्ट जो भी है वो आपको जज करे कि अच्छा आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। अगर आपको जजमेंट का इशू रहेगा तो आप उससे अपनी सारी बात शेयर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना कि डॉक्टर से कोई अपनी बीमारी नहीं सुनानी चाहिए। लॉयर के पास जाते हैं तो आप बोलते हैं कि अपना पूरा केस उनको बताइए। तो दिस मीन्स वो नॉन जजमेंट होना चाहिए, जजमेंटल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल होती है काउंसलिंग, मेंटेन प्राइवेसी एंड ट्रस्ट। तो आपका एक ट्रस्ट का ये रिलेशनशिप होता है कि जब आप काउंसलर के पास जाते हैं तो वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर द प्रॉब्लम यू आर गोइंग थ्रू, आप सब कुछ उसे बताते हैं। तो ये ट्रस्ट का पूरा प्रोसेस है। और प्राइवेसी, उसका भी ये काम है कि उसको इसको प्राइवेट रखना है। ही कैन नॉट एक्सपोज टू एवरीवन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड होती है। जो भी प्रॉब्लम के लिए आप अपने बच्चे को लेकर जाते हैं तो वो उसकी रियलिस्टिक सेटिंग में हेल्प, मीनिंगफुल गोल्स होते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आजकल बहुत सारी ऐसी दिक्कतें दिखाई पड़ती है कि बच्चा तो आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, उसमें अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एकेडमिक्स में उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो वो क्या है, मीनिंगफुल। अब वो जब आप साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं तो काउंसलर के पास लेकर जाएंगे तो पहले तो वो सारे टेस्ट एंड ऑल करते हैं साइकोलॉजिकल, उसके बाद वो बताते हैं कि अच्छा बच्चे को इस तरह की रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत है।
ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस भी होता है, क्योंकि इसके लिए कोई गारंटीड जो है अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं है। बच्चे को किस तरह से हेल्प करेगा वो उसके ट्रीटमेंट पर डिपेंड करेगा कि आफ्टर दैट ट्रीटमेंट कैसे बच्चा रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक पूरा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, इसमें एक एम होता है। फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव चेंजेस एज पर द क्लाइंट नीड्स एंड सिचुएशन, तो जैसे क्लाइंट की सिचुएशन है, नीड है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स याद रखनी है, यूज थ्योरी फॉर साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको काउंसलिंग की डेफिनेशन लिखने को आती है तो आप कैसे लिखेंगे? कार्ल रोगर्स ने क्या लिखा? काउंसलिंग इज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इंडिविजुअल विच एम टू ऑफर हिम असिस्टेंस इन चेंजिंग हिज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। समझ में आ गया? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था ये बात। आप 2 डेफिनेशन इसमें से याद लिख रहिएगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि वहाँ पर ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जितना पढ़ रहे हैं उसको ही वहाँ पर लिख पाएँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 घंटे के टाइम में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो वहाँ पे कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं, आप कितना लिख पा रहे हैं वहाँ पर, किस टॉपिक को आपने इतनी तरह से समझा हुआ है। तो नेक्स्ट आता है, काउंसलिंग इज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कंटेंट। ये बिल्कुल अभी जो हमने सारा डिस्कस किया उसी का निचोड़ ये आपकी डेफिनेशन है। दूसरी है पेपेंस्की, रुथ स्ट्रैंग, रन, तो आप रुथ स्ट्रैंग को कर लीजिएगा, ये भी आपकी बुक्स में अच्छे से दिए हुए हैं। और काउंसलिंग इज अ हेल्पिंग प्रोसेस, रेन ने बोला, इट एम्स टू हेल्प इंडिविजुअल हेल्प देमसेल्व्स बाय डिस्कवरिंग क्लैरिटी इन थिंकिंग प्रोसेस। इंडिविजुअल खुद अपनी जो है उसमें हेल्प करे, अपने को डिस्कवर कर पाए, अपनी जो भी थिंकिंग प्रोसेस एंड ऑल है। तो देखिए हुआ क्या कि अब आप क्या कर सकते हैं, आपने एक डेफिनेशन याद कर ली, तो पहले डेफिनेशन को इन्वर्टेड कोर्स में लिख दे, फिर आपको अपना कंटेंट बढ़ाना है तो इसी डेफिनेशन को नेक्स्ट लाइन में आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हो गए ना, 3-4 लाइन में आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए, डेफिनेशन याद कर लीजिए, आपका कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। काउंसलिंग इज एन इंटरेक्शन प्रोसेस विच फैसिलिटेट्स मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग टू सेल्फ एंड एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंटल ऑफ गोल्स एंड वैल्यूज फॉर फ्यूचर। तो जो भी हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं नेचर ऑफ काउंसलिंग, उसी को यहाँ पे इन्होंने अपने डेफिनेशंस में डिफाइन किया है। सिमिलरली रुथ स्ट्रैंग भी बोलते हैं, काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द काउंसलर एंड द काउंसलिंग। Okay, now coming to the next, need of counseling in educational institutions. अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए एजुकेशनल वाले जो पॉइंट हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेनली आपका चूँकि बीएड का पेपर है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या ज़रूरत है गाइडेंस की, काउंसलिंग की, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है। तो जैसे जो नीड होगी वही उसकी इंपॉर्टेंस होगी, तो क्वेश्चन का एक वर्ड लैंग्वेज से कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। टू हेल्प स्टूडेंट्स एडजस्ट टू स्कूल एनवायरनमेंट एंड एकेडमिक्स, तो लोगों को, बच्चों को हेल्प करता है स्कूल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में। टू एड्रेस इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल इश्यूज, बच्चों के जो एंग्जाइटी है, पीयर प्रेशर, बुलिंग है, इन सबसे जो है एड्रेस करता है, इन चीज़ों को नोटिस करता है, उसमें फिर हेल्प करता है उनको उस चीज़ों में से कोप अप करने में। टू असिस्ट इन करियर प्लानिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस, और साथ में करियर प्लानिंग के लिए अगर आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आपका बच्चे को में क्या, किस तरह का इशू है, किस तरह का उसका नेचर है, तो उसके बेसिस पे वो कौन सा करियर चूज़ कर सकता है, कौन सा वोकेशन ले सकता है, उसके लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। टू प्रिवेंटिव ड्रॉप आउट्स, फेलियर अंडर अचीवमेंट, तो अब अगर ये सारी चीज़ें में वो हेल्प करेगा, दिस मीन्स वो प्रिवेंट भी हो जाएगा ना ड्रॉप आउट से, फेलियर से कि अंडर अचीवमेंट से, तो आपको उससे भी बचाएगा बच्चे को। सपोर्ट स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड और लर्निंग डिफिकल्टीज, जिस पे अभी हमने बात करी। ओके, नेक्स्ट आता है डेवलप लाइफ स्किल्स सच एज डिसीजन मेकिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, तो इस पर वो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में, लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन रहने और कम्युनिकेट करने में। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो उन कम्युनिकेशन में भी वो हेल्प करता है। टू क्रिएट अ सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट थ्रू स्टूडेंट टीचर अंडरस्टैंडिंग, और साथ में एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है स्कूल में, सो दैट टीचर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो सके। टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हेल्प इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट, और अपने खुद के साथ और जो लोगों के साथ इंटरेक्शन, दोनों की जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, बच्चे जो है ज़्यादा जो है फैमिलियर नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो सारी चीज़ों से भी वो डील कर सकता में हेल्प करता है। टू गाइड स्टूडेंट्स इन कोपिंग चेंजेस विद ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में 10 में से कोई भी आपको जो समझ में आए वो लिख दीजिएगा, डिपेंड ऑन योर टाइम एंड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स आ सकते हैं। Counseling is a scientific process of assistance extended by an expert is an individual situation to a needy person. ठीक है, तो अब ऐसे थोड़ा सा हमने इंट्रो दिया है, तो इंट्रो ये, अब आपको ज़रूरी नहीं कि आप ये वाला इंट्रो ऐड करें, ऑलरेडी हमने काउंसलिंग की डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है, तो आप उस इंट्रो से ही आप वही याद करिए, उसी में लिख दीजिए इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस, और आगे का पूरा वही डेफिनेशन। ठीक है,
काउंसलिंग इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स इन विच वन ऑफ देम काउंसलर अटेम्प्ट्स टू असिस्ट द अदर काउंसली। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि इसमें दो पर्सन्स के बीच का रिलेशनशिप है, जहाँ पर एक काउंसलर है और दूसरा काउंसलिंग है जिसको असिस्ट किया जाता है। इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ नेचुरल रिस्पेक्ट बिटवीन काउंसलर एंड काउंसलिंग। तो काउंसलर और काउंसलर के बीच के नेचुरल रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग इज टू ब्रिंग अबाउट अ वॉलंटरी चेंजेस इन अ काउंसलिंग। तो मेन यही होता है काम कि उसके अंदर चेंजेस ला सके। टू द काउंसलर प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू हेल्प अचीव द डिजायर्ड चेंज और मेक सुटेबल चॉइसेस। ओके, तो काउंसलर जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हेल्प देता है जो उसके पास अपने काउंसलिंग के लिए आया हुआ है, कि उसके अंदर जो डिज़ायर्ड चेंजेस हैं, जो वो चाहता है कि उसके अंदर की प्रॉब्लम है उसको कोप अप कर जाए, उससे फेस कर पाए, उसमें हेल्प करता है कि उसकी डिज़ायर्ड चेंजेस करने में और साथ में उसकी सुटेबल चॉइसेस को लेने में, मेक करने में, या कहते हैं डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है। तो नंबर 1 इसके प्रिंसिपल्स फिर क्या हो सकते हैं? सबसे नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तो यही है कि जो काउंसलर है उसको क्लाइंट जैसा है एज ए इंडिविजुअल उसको एक्सेप्ट करना है। वो ये नहीं कह सकता नहीं उसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। अकॉर्डिंग टू दिस ईच क्लाइंट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय एन इंडिविजुअल and deal with as such. The counselor should give due to regard to the rights of the counselee. समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी तरह से परमिशन देना। दोनों का रिलेशनशिप जो होता है वो फ्रीडम का होता है, एक ठीक है, एक ऑप्टिमिज्म का होता है कि आप पूरी तरह से वहां पर इस थॉट के साथ जाते हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू द राइट पर्सन, यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीडम का एक ऑप्टिमिस्टिक रिलेशनशिप होता है। काउंसलिंग इज अ रिलेशनशिप विच डेवलप ऑप्टिमिज्म द एनवायरनमेंट शेप अकॉर्डिंग टू द पर्सन। तो जब आप काउंसलर के पास जाते हैं या कोई भी बच्चा जो काउंसलिंग के लिए जाता है तो वहाँ पर उसके लिए पूरा ऐसा इन्वायरमेंट तैयार ही होता है, शेप किया जाता है कि यस अगर आप यहाँ पर आए हो तो यू विल गेट द प्रॉपर गाइडेंस और जो भी आपको ज़रूरत है उसके लिए आपके लिए दी बेस्ट ही किया जाएगा। एक ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट होता है। ऑल द थॉट्स एक्सेप्ट द रिलेटिव रिलेशनशिप ऑफ काउंसलिंग। दिस मीन्स कि आपका जो आपके पास काउंसलिंग के लिए आया है उसके लिए आपके दिल में बिल्कुल रिस्पेक्ट की भावना है। इट्स अ रिलेटिव रिलेशनशिप ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। एक्सेप्ट द ऑल द थॉट्स, कोई भी आपके अंदर थॉट आ रहे हैं, चल रहे हैं, बट उससे आपका लेना देना नहीं। आपको जो भी आपके सामने काउंसलिंग के लिए आया है एज ए काउंसलर यू हैव टू शो रिस्पेक्ट, यू हैव टू कीप रिस्पेक्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द थॉट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। ऑल द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ काउंसलिंग एडवोकेट फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, और रिस्पेक्ट जो इंडिविजुअल है पर्टिकुलर उसके लिए भी रिस्पेक्ट रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद द इंडिविजुअल। काउंसलिंग emphasizes थिंकिंग विद द इंडिविजुअल। इट इज एसेंशियल टू डिफरेंशिएट व्हाट टू थिंक फॉर नाउ एंड व्हाई टू थिंक। तो यहाँ पर एक है कि थिंकिंग आपको कर रही है लेकिन आपको इंडिविजुअल की जगह पर अपने आप को रखनी है, तो इंडिविजुअल के साथ सोचना है आपको, जो भी आपके लिए काउंसलिंग के लिए आया है। तो काउंसलर एम्फेसाइज थिंकिंग विद, यहाँ पर होना चाहिए काउंसलर, गलत लिखा है। काउंसलर एम्फेसाइजेस थिंकिंग विद द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के साथ वो भी थिंकिंग करता है। एसेंशियल टू डिफरेंशिएट व्हाट टू थिंक फॉर नाउ एंड व्हाई टू थिंक। तो वहाँ पर वो उसको कैसे लेकर जाएगा उस थिंक के लिए कि व्हाट टू थिंक नाउ, इस समय आपको क्या सोचना चाहिए और क्यों सोचना चाहिए। इट इज़ द रोल ऑफ काउंसलर to think about all the forces around the counsel, to join counseling thought process and to work collectively with the counseling regarding his problem। तो इस तरीके से मतलब वो आपके साथ जुड़कर आपकी समस्या को समझकर आपके थॉट प्रोसेस में अपने थॉट प्रोसेस को ऐड करके वो आपको ही थॉट थिंकिंग करना सिखाएगा रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ऑल द एजम्पशंस ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ लर्निंग एलिमेंट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग का है कि देखिए जब भी आप किसी काउंसलर के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो यहाँ पर दोनों तरह की लर्निंग होती है, काउंसलर की भी होती है और काउंसलिंग की भी होती है, दोनों की लर्निंग यहाँ पर बराबर हो रही है। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी विद आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। तो द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी डिजायर टू एक्सेप्ट अ पर्सन एंड वॉन्ट टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। तो वही ये डेमोक्रेसी है, आइडियल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, आइडिया होना, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी एंड आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक्सेप्ट करना है जो पर्सन आपके सामने है, वो सामने आया है, उसकी द डिज़ायर जो भी डेमोक्रेटिक डिज़ायर हैं, ओके। जैसे मतलब आप ऑटोक्रेटिक बिहेवियर नहीं कर सकते, आपको सामने वाले के भी थॉट्स, विचार और जो भी उसका बिलीफ सिस्टम है उसको प्रॉपरली सुनना है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स हैं। आप 6 प्रिंसिपल्स को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, उसके अंदर का आप मैटर अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग।
सबसे पहले क्या इसका फर्स्ट स्टेज क्या है, इनिशियल डिस्क्लोजर, रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो सबसे पहले है आप काउंसलर के पास या काउंसलर के पास किसी बच्चे को लेकर जाते हैं तो सबसे पहले एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी। इन द फर्स्ट स्टेज द काउंसलर फोकस ऑन बिल्डिंग अ ट्रस्टिंग एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। द मेन गोल इज to create a safe and supportive environment where the client feels comfortable sharing personal thoughts and emotions. तो सबसे पहला तो देखिए, जब भी आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले वो इंटरेक्शन में यही पूछता है ना कि क्या दिक्कत है बताइए। अब यहाँ पर तो जहाँ पे आप अपनी मेन निजी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप शेयर करने जा रहे हैं, तो दिस मीन्स आप जिस भी काउंसलर के पास अगर जा रहे हैं तो उसको एक रिलेशनशिप पहले आप बिल्डअप करना पड़ता है क्लाइंट के साथ में, उसके जिससे उसको ये फील हो सके कि जो भी उसका जिस इन्वायरमेंट में वो है वो एक क्रिएट और सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट उसको क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें क्लाइंट जो है वो फील करे कंफर्टेबल, देन ही और शी कैन शेयर हर थॉट्स एंड इमोशंस। ओके, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल, इसमें आपके साइकोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम वो ज़्यादा है काउंसलर के पास अगर आप जाते हैं तो। द काउंसलर प्रैक्टिसेस एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, नॉन जजमेंटल बिहेवियर। तो अब एज ए काउंसलर किसी का रोल क्या होगा, अगर वो प्रोफेशनली ट्रेंड है काउंसलर है तो सबसे पहले वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं एक्टिव लिसनिंग, मतलब जो आपके सामने काउंसलिंग के लिए आया उसके लिए आपको एक्टिवली उसकी सुननी है हर एक बात। एम्पैथी रखनी है, जजमेंटल नहीं होना है। Confidentiality is explained and the client is encouraged to speak freely. This stage lays foundation of effective communication and mutual understanding. तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बेसिकली फाउंडेशन होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेज नंबर 2 क्या कहती है, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन मीन्स प्रॉब्लम असेसमेंट। नेक्स्ट स्टेज में ड्यूरिंग दिस स्टेज द काउंसलर एंड क्लाइंट वर्क टुगेदर टू एक्सप्लोर द क्लाइंट्स इशूज इन डिटेल। नेक्स्ट में आपकी प्रॉब्लम शेयरिंग स्टार्ट होती है। Counselor uses techniques such as observation, open-ended questions, and personal history analysis to understand the root cause of the client's difficulty. ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। ऑब्जर्वेशन करेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेगा, उसकी हिस्ट्री पूछेगा कि एग्जैक्टली रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है क्या। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द नेचर, इंटेंसिटी एंड पॉसिबल ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या की जड़ क्या है इसको समझने में उसकी वो मदद करेगा उसकी। द काउंसलर इंश्योर्स दैट द क्लाइंट्स कंसर्न आर क्लियरली डिफाइंड सो दे कैन बी एड्रेस्ड सक्सेसफुली। तो वो ये समझता है कि क्लाइंट जो भी बता रहा है उसका सही तरीके से उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिससे कि फिर उसकी समस्या को वो सिस्टमेटिकली एड्रेस कर सके और उसको फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड कर सके। अब थर्ड स्टेज क्या हो गई, कमिटमेंट टू एक्शन मीन्स गोल सेटिंग। नाउ वो अब क्या करेगा, गोल को सेट करेगा। वंस द प्रॉब्लम हैज़ बीन अंडरस्टूड द नेक्स्ट स्टेप इज टू हेल्प द क्लाइंट कमिटिंग टू मेकिंग चेंजेस। अब उसे क्या चेंज करने हैं इस पर जो है बताया जाएगा, उसको गाइड किया जाएगा, गोल सेट किया जाएगा। काउंसलर गाइड्स द क्लाइंट इन सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। क्लियर और अचीवेबल गोल्स, जैसे अगर कोई बच्चा है तो वो अगर उसको दिक्कत आ रही है रीजनिंग में, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो कॉम्प्रिहेंशन करना सीखे, इस पर फोकस होगा। तो एकदम से वो पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा चीज़ें, उसको धीरे धीरे पहले तो क्या अचीवेबल गोल है उस पर बात की जाएगी। These goals must be specific, measurable and relevant to the client needs. तो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए और क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। The counselor encourages the client to take responsibility for their improvement and motivates them to actively पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर काउंसलर जो है वो इनकरेज भी करता है क्लाइंट को कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इम्प्रूवमेंट के लिए, और मोटिवेट करता है कि आपको जो भी वो प्रोसेस बता रहे हैं एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करे काउंसलिंग पूरे प्रोसेस में। दिस स्टेज गिव्स डायरेक्शन एंड पर्पस टू द सेशंस। अब मान लीजिए इस तरीके से आ जाता है और आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो आप बस इस फर्स्ट स्टेज डालिए, ऐसे करके मैं यहाँ पर बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेज डालिए, लिख दीजिए, सेकंड स्टेज डालिए, लिख दीजिए, थर्ड स्टेज डालिए, लिख दीजिए, फोर्थ स्टेज डालिए, लिख दीजिए, ये सारे मैटर्स, ठीक है, बट क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आ जाता है कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन द काउंसलिंग, और नहीं भी आता है, सिंपल काउंसलिंग आ जाता है, आपको उसमें कुछ भी नहीं याद आ रहा, आप यही बना के लिख दीजिए, ठीक है। फोर्थ स्टेज देखते हैं, काउंसलिंग इंटरवेंशन। इन दिस स्टेज द काउंसलर अप्लाइज सुटेबल टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज टू हेल्प द क्लाइंट टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज। फोर्थ में क्या होता है कि अब वो सुटेबल टेक्निक और स्ट्रैटेजीज, पहले तो गोल सेट कर लिया कि हम एग्जैक्टली क्या करेंगे और कैसे करेंगे। फोर्थ स्टेज में अब वो बताएगा वो सुटेबल टेक्निक और स्ट्रैटेजीज जो क्लाइंट में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए काम करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट नीड्स द काउंसलर में यूज वेरियस अप्रोचेस सच एज कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, इमोशनल सपोर्ट, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन और लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग। बहुत तरह तरह के जो हैं वो अप्रोचेस यूज़ करेगा। द फोकस इज ऑन हेल्पिंग द स्टूडेंट डेवलप न्यू पर्सपेक्टिव, सॉल्व प्रॉब्लम, practical healthier behaviors, and this action is oriented part of counseling.
ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ स्टेज। अब जब आपने टेक्निक एंड ऑल मेथड्स बता दिए, स्टार्ट कर दिए, देन क्या आएगा? इवेल्युएशन एंड टर्मिनेशन और रेफरल। इन द फाइनल स्टेज फिफ्थ में क्या होगा? द काउंसलर इवेल्युएट द प्रोग्रेस द क्लाइंट हैज मेड टुवर्ड्स देयर गोल। अब उनको समझ में आएगा कि जो गोल था हमने सेट किया था, क्या उसके अंदर प्रोग्रेस हुई है, उसका इवेल्युएशन होगा। इफ़ द गोल हैज़ बीन अचीव्ड द काउंसलिंग प्रोसेस इज बॉट टू अ क्लोज। अब अगर गोल अचीव्ड हो गया तो काउंसलिंग प्रोसेस वहीं पर बंद हो जाएगा। और अगर इफ़ मोर हेल्प नीडेड देन बियॉन्ड द काउंसलर एक्सपर्टीज, देन द क्लाइंट में बी रिफर्ड टू अनदर स्पेशलिस्ट सच अ साइकोलॉजिस्ट, साइक्रेटिस्ट और सोशल वर्कर। टर्मिनेशन इज हैंडल्ड केयरफुली, इंश्योर द client feel prepared to move forward independently. A follow-up may be also scheduled if necessary. तो फिफ्थ स्टेज में यही है कि जो काउंसलर है वो चेक करेगा, अदरवाइज अगर फिर भी लग रहा है कि अभी और हेल्प की ज़रूरत है तो वो अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट नीड उसको साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या सोशल वर्कर जिसके पास भी उनको रेफर करेंगे। ठीक है, टर्मिनेशन को केयरफुली करा जाता है जब तक क्लाइंट अपना खुद प्रिपेयर ना हो जाए कि इंडिपेंडेंटली ही और शी कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। फॉलोअप भी सजेस्ट किया जाता है। तो ये तरह की पूरी स्टेज हो गई काउंसलिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टेक्निक ऑफ काउंसलिंग। इन काउंसलिंग टेक्निक्स refers to the methods, strategies and procedures used by counselor to help individual solve their problem। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस किस टेक्निक से काउंसलिंग की जाती है जिससे कि आप इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो डिसीजन लेने में हेल्प कर पाएँ, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएँ, पर्सनली, इमोशनली एंड सोशली इन ऑल एरिया। डेफिनेशन अगेन देख लेते हैं। काउंसलिंग टेक्निक की डेफिनेशन रुथ स्ट्रैंग ने क्या बोली थी? काउंसलिंग टेक्निक्स आर पर्पसफुल एक्शंस बाय द काउंसलर टू फैसिलिटेट द क्लाइंट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टमेंट। तो अब यहाँ पर देखिए रुथ स्ट्रैंग दो बार नाम आया है तो आप इनकी दोनों डेफिनेशन याद कर लीजिए, या अगर यही एक ही याद करी दोनों जगह लिख दीजिए। ठीक है, कार्टर वेट गुड, क्योंकि नाम भी याद करने में दिक्कत होती है डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के। Counseling techniques are specialized method used by counselor to guide individual in solving problem and achieving personal growth। ठीक है, तो इतना सारा जो काउंसलिंग के बीच में हमने डिस्कस किया ये वही शॉर्ट में लिखा हुआ है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में है, सबसे पहले आता है हमारा रिलीजिंग इमोशनल टेंशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रिलीजिंग इमोशनल टेंशन, द टेक्निक्स हेल्प द इंडिविजुअल एक्सप्रेस पेंट ऑफ इमोशंस एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए ये चीज़ तो इतनी नहीं आएगी आपको काउंसलिंग टेक्निक को लेकर, जो मेन काउंसलिंग के टाइप्स हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो इनको हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे कि रिलीजिंग इमोशनल टेंशन। तो इनकरेज द क्लाइंट टू वेंट आउट इमोशन सच एज एंगर, फियर, एग्जाइटी और ग्रीफ। तो इमोशनल चीज़ों से उनको रिलीज़ करना, उनको मीन्स उसमें सपोर्ट करना कि कैसे वो अपनी इन चीज़ों से गो थ्रू होकर बाहर निकल पाएँ। काउंसलेशन विदाउट इंटरप्शन और जजिंग। तो काउंसलर इन तरह के केसों में बिना किसी इंटरप्शन के उनको सुनता रहता है, कोई जज भी नहीं करता है, तो इसके थ्रू उनकी टेंशन को वो रिमूव कर सकता है, रिलीज होने में हेल्प कर सकता है। क्रिएट करता है नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट फॉर इमोशनल रिलीज, हेल्प इन रिड्यूसिंग मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, बिल्ड्स द फाउंडेशन फॉर ओपननेस एंड ट्रस्ट एंड इमोशनल प्लीज रिलीज ऑफन लेड टू मेंटल क्लैरिटी एंड पीस, स्पेशली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट फेसिंग फैमिली, एकेडमिक एंड सोशल स्ट्रेस। तो एक तरह से क्या टेक्निक होगी इसमें, आप अगर अपने सारे इमोशंस आप कह सकते हैं, अगर कोई बच्चा किसी के सामने जाके अपनी सारी चीज़ें बता पाए कि एक्चुअली व्हाट ही और शी गोइंग थ्रू, क्या फील कर रहे हैं थॉट वाइज, इमोशन वाइज, तो क्या होता है एक तरह से आप काइंड ऑफ थोड़ा हल्का हो जाता है। बोलते हैं ना, अगर आप किसी को अपना परेशानी या दुख बता दो तो आप थोड़े हल्के हो जाते हैं। तो यही है रिलीजिंग इमोशनल टेंशन, इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसी में पार्ट हो जाती है नेक्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है काउंसलर काउंसलर के बीच वो इफेक्टिव होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होता है। इन्वॉल्व एक्टिव लिसनिंग, नॉन वर्बल क्लू like eye contact, gestures. Counselor use simple, clear and empathetic language, encourage the client to speak freely about thoughts and feeling, build mutual understanding, emotional connection, prevents misinterpretation and or confusion, enhance trust and clarity during session, essential in academic, career and personal guidance। तो समझ में आया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि जो भी काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो पूरा प्रॉपरली होना चाहिए। बातचीत से काउंसलर जो है कि बातचीत से काउंसलिंग या
क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, वो फ्रीली अपनी चीज़ें उससे कह पाए, चाहे वो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसको इतना समझ में आ जाना चाहिए, ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि हाँ अगर मैं इसके सामने कुछ भी कहूँगा तो दैट वुड बी नॉट गोइंग एनीवेयर, वो सीक्रेट रहेगा, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो इस तरह की चीज़ों से वो अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक स्किल उसमें ज़रूरत होती है, जो हमारी टेक्निक ऑफ काउंसलिंग होती है। थर्ड हो गया क्लैरिफाइड थिंकिंग। This technique help client to develop logical, balanced, and realistic thinking. Help for individual analyze and situation rationally. Challenges distorted beliefs or fear. Encourages goal-oriented and future-focused thinking. Support decision making by weighing pros and cons. Teacher student to manage confusion and conflict. Build problem solving ability and confidence. And common in cognitive behavioral counseling approaches. तो क्लैरिफाइड थिंकिंग, यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत। अगर बच्चा इस तरह की चीज़ों से जूझ रहा है, या कॉग्निटिव और बिहेवियरल काउंसलिंग में इस तरह की, जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए बच्चे को इनकरेज करना, उसकी थिंकिंग को बेसिकली क्लैरिफाइड करने की कोशिश करना कि उसका जो थिंकिंग है उसका सही डायरेक्शन में वो थिंकिंग जाए। पहले दो में तो क्या है कि आप उसकी टेंशन रिलीज करा दीजिए, जो भी उसके बाद है। उसके बाद कम्युनिकेशन आपके बीच में ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ भी शेयर करने में परेशान ना फील करे या हेजिटेट ना हो। थर्ड क्या है कि अब उसकी थिंकिंग एज ए काउंसलर, इस टेक्निक में आपको क्लाइंट की अपनी थिंकिंग को लॉजिकली बैलेंस्ड और रियलिस्टिक थिंकिंग की ओर उसको मोड़ना है, इस तरीके से कि उसकी थिंकिंग की डायरेक्शन बदल जाए। उसको दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताइए कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्या होगा, ऐसा है तो ऐसा क्या होगा। तो कई बार होता है ना कि आप कुछ चीज़ें समझ रहे हैं कि नहीं, हम जो ठीक रहे हैं उसी सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन किसी और से आपको आइडिया मिल गया तो आप नहीं नहीं ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। तो वही उसकी थिंकिंग को क्लैरिफाई करने में हेल्प करना। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस काउंसलिंग। फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग एकेडमिक एंड वर्क परफॉर्मेंस बाय आइडेंटिफाइंग कॉज एंड सोल्यूशन। तो कई लोग होते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ फिर भी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, नहीं, तो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस काउंसलिंग की जाती है। आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड पुअर एकेडमिक और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, हेल्प इन सेटिंग रियलिस्टिक एकेडमिक और कैरियर गोल्स, इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ स्टडी स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस, improve self-discipline, motivation, provides feedbacks and positive reinforcement, build confidence and self-belief, and useful in school, colleges and work related guidance। तो परफॉर्मेंस काउंसलिंग कहाँ पे दी जाएगी? अगर बच्चा एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या किसी कंपनी में है जहाँ पर वर्क रिलेटेड इशू आ रहा है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस काउंसलिंग करी जाती है कि जिससे आपके मेन कॉज क्या है, क्यों आप बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एकेडमिकली क्यों वीक जा रहा है, कहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है, या तो ऐसी वो कुछ बात कर रहा है, अनरियलिस्टिक चीज़ों पर वो फोकस कर रहा है, करियर बना रखा है इसलिए वो नहीं जा पा रहा है, कैपेबिलिटी और नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं उसका करियर। तो इन सारी चीज़ों के लिए गाइड करना जिसके उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस काउंसलिंग। एंड नेक्स्ट आता है इसमें काउंसलिंग अगेंस्ट अल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज। द टेक्निक फोकस प्रिवेंशन, अवेयरनेस एंड रिकवरी फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूजेस, जैसे कि प्रोवाइड अवेयरनेस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग, बिल्ड इमोशनल स्ट्रेंथ टू से नो टू पीयर प्रेशर, आइडेंटिफाइड साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉज ऑफ एडिक्शन, encourages rehabilitation and behavior changes, support the individual through a relapse prevention plan, and involve family peer support in recovery, promotes a healthy, disciplined and addiction free life। तो इस तरह में भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ अल्कोहलिज्म या अल्कोहल की अगर एडिक्शन है या ड्रग का अब्यूज़ हो है, ड्रग एडिक्शन है, तो वहाँ भी एक तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से आपको अवेयर करा जाए कि ये सब हार्मफुल है, आपको नहीं कहना आना चाहिए अगर आपका पीयर प्रेशर में आप ऐसा कर रहे हो, साइकोलॉजिकली अगर वीक हो रहे हो तो आपको उस तरह से वहाँ से निकालना, उसके लिए भी एक काउंसलिंग टेक्निक होती है। तो दीज आर द 5 काउंसलिंग टेक्निक्स। नाउ हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेक्निक काउंसलिंग। देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक काउंसलिंग प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ टेक्निक बोल सकते हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिक होगा। ये इसमें स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, इट इज़ इलेक्टिक नॉट इलेक्ट्रिक, इलेक्टिक काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग में हर जगह डबल एल लगा लीजिएगा, वो वर्कैब में अपने आप अगर टाइप करो तो वो अपने आप ही ये वाली ले लेता है, ठीक है। डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है? इसे हम लोग पर्सपेक्टिव काउंसलिंग या काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। डायरेक्टिव काउंसलिंग कॉल्ड पर्सपेक्टिव काउंसलिंग और काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। E.G. विलियमसन ने, पाइनर ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, इन्होंने दिया था
डायरेक्टिव काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच द काउंसलर प्लेज एन एक्टिव रोल, डायरेक्ट्स द क्लाइंट्स थिंकिंग एंड प्रिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर काउंसलर सेंटर्ड होती है। इसमें क्या करता है कि वो उसका काउंसलर का रोल बड़ा हो जाता है, डायरेक्शन देता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि डायरेक्शन देता है, वो डायरेक्ट करता है क्लाइंट को कि कैसे आपको सोचना है और उसके अकॉर्डिंग उसको बताता है कि कैसे आपको कौन कौन से एक्शन करने हैं आपकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से जो है सोल्यूशन पा सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन देता है। दिस इज यहाँ पर रोल ऑफ काउंसलर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और वो डोमिनेट करेगा, डायग्नोस करेगा प्रॉब्लम को, प्रोवाइड करेगा एडवाइस को, डायरेक्ट करेगा क्लाइंट को। वर्क लाइक अ प्रिस्क्राइबर और एक्सपर्ट। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? काउंसलर इज सेंट्रल टू द process, focus on problem solving and logical analysis, decision making is guided by counselor, emphasize on intellectual aspect of problems, time saving and structures। तो इसमें काउंसलर इज द सेंट्रल फोकस, वही प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल एनालिसिस पे फोकस करके बताएगा कि क्या डिसीजन मेकिंग में वही गाइड करेगा और वो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम देखेगा। मीन्स अभी इमोशनल सपोर्ट नहीं देखा है, इंटेलेक्चुअली क्या आपके लिए बेटर है, क्या आपके करियर गोल के अकॉर्डिंग बेटर है, इस तरह डायरेक्ट कर देगा वो आपको कि आपको यही डिसीजन लेना चाहिए। तो ये टाइम सेविंग और स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेप्स पे आ जाते हैं। एनालिसिस करेगा, कलेक्टिंग डेटा करेगा, फिर समराइज सिंथेसिस करेगा, फिर डायग्नोस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, देन प्रिडिक्ट करेगा द फ्यूचर कोर्स। प्रोग्नोसिस इसे बोलते हैं कि फ्यूचर में अगर आप ये सब लेंगे तो इससे कौन सी चीज़, प्रॉब्लम का कौन सा सोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे कि आपको फ्यूचर में उससे सही रिजल्ट मिले, तो प्रिडिक्ट करेगा। देन गिविंग एडवाइस एंड सोल्यूशन, उसके बाद काउंसलिंग में वो एडवाइस देगा और सोल्यूशन बताएगा ये करना चाहिए, और उसके बाद फॉलोअप करेगा, चेकिंग प्रोग्रेस। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स फॉर डायरेक्ट काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग। क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए, स्टेप्स पे आ जाए, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पे आ जाए। प्लीज़ आप लोग माइंड मेकअप करके जाया करिए कि मुझे इसी को घुमा के लिख देना है। अगर यहीं पर आ जाए एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, तो आप कैसे करेंगे? मीन्स करियर गाइडेंस के लिए डायरेक्ट हेल्प करी जा सकती है। ठीक है, तो आप उसी में बता सकते हैं कि बच्चे के नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप करियर गाइडेंस उसको देगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है एडवांटेजेस में, सेव टाइम्स, बेस्ट फॉर एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्रोग्राम। तो बच्चे की इंटरेस्ट, नीड, कैपेबिलिटी, एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप एजुकेशनल और वोकेशन में इस तरह के गाइडेंस को दे सकते हैं। गुड फॉर स्टूडेंट्स नीडिंग स्ट्रक्चर, ईजी टू इम्प्लीमेंट इन स्कूल सेटिंग, एफिशिएंट फॉर इमीडिएट डिसीजन मेकिंग, बेस्ट फॉर लेस मेच्योर क्लाइंट्स, एंड काउंसलर इज नॉट इन कंट्रोल एंड कैन गाइड वेल। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप सही तरह से उनके गाइड कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करना इजी है स्कूल सेटिंग में, इमीडिएट डिसीजन मेकिंग हो जाता है। लेस मैच्योर क्लाइंट्स का मतलब वही है कि स्टूडेंट्स हैं अभी उतने मैच्योर नहीं हैं, तो उनको आप सही डायरेक्शन में बता सकते हैं, अभी वो खुद नहीं कैपेबल है अपने फ्यूचर के डिसीजंस लेने में। कंट्रोल होता है और गाइड करा जाता है बेस्ट। अब इसमें से अगर आ जाता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताइए, तो डायरेक्टिव काउंसलिंग, अब आप सब लोग, कई लोग होते सोच ही नहीं पाएंगे, तो बेसिकली आप पहले डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है वो बताइए, एक दो डेफिनेशन दे दीजिए, उसके बाद उसका स्टेप्स बता दिए, लास्ट में ये भी बता दीजिए, और एडिंग में यही डाल दीजिए इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो उस तरीके से आपका आंसर पूरा हो जाता है। हमने हर बार डिस्कस किया कि एडवांटेज हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। क्लाइंट बिकम, अब जैसे लिमिटेशंस पूछ दी जाए तब भी आपको यही करना है, पहले डायरेक्टिव काउंसलिंग बताइए, डेफिनेशंस लीजिए, लिखिए, स्टेप्स लिखिए, देन हेडिंग को डाल दीजिए लिमिटेशंस इन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो बस आपको हेडिंग वही डालनी है, अंदर का कंटेंट उसी में वहाँ फिर आके लिखना होता है। क्लाइंट बिकम्स डिपेंडेंट ऑन काउंसलर, तो इसमें लिमिटेशन क्या है, क्लाइंट अब हर चीज़ के लिए काउंसलर पे ही डिपेंडेंट हो जाएगा, खुद सोचेगा ही नहीं। डजंट हेल्प डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल्स, तो इसमें डिसीजन मेकिंग आपके क्लाइंट की डेवलप ही नहीं हो रही है। इग्नोर इस इमोशनल एस्पेक्ट, अब इसमें इग्नोर इंटेलेक्चुअल बेस्ड होती है ना, अभी ऊपर बढ़ा था हमने, तो इसमें इमोशनल एस्पेक्ट को फोकस नहीं किया जाता, वो इग्नोर हो जाता है। नॉट सुटेबल फॉर पर्सनल एंड इमोशनल इशूज़, तो यहाँ पे इमोशनल इशूज़ या कोई पर्सनल इशू है वहाँ के लिए सपोर्ट नहीं करेगी। रिस्क ऑफ रॉन्ग एडवाइस इफ काउंसलर इज बायस्ड, अब काउंसलर अगर बायस्ड है तो रॉन्ग एडवाइस भी दे सकता है। डिस्करेज फ्री एक्सप्रेशन, यहाँ पर आप अपने आप का फ्री एक्सप्रेशन नहीं बता सकते, काउंसलर ने बता दिया आपकी पूरी एबिलिटी, बैकग्राउंड चेक करके कि नहीं आप इस पे जाइए, तो फिर वो एक तरह से फ्री एक्सप्रेशन नहीं है वहाँ पर। मे रिड्यूस क्लाइंट कॉन्फिडेंस, तो हो सकता है कि क्लाइंट का कॉन्फिडेंस भी रिड्यूस हो जाए। तो दीज आर द लिमिटेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसिल। अब इसमें क्या आएगा, ऑल्सो कॉल्ड परमिसिव काउंसिल या क्लाइंट सेंटर्ड काउंसिल, किसी के भी नाम से आ सकती है, तो आप उसी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है,
ओके, सो डेफिनेशन देखते हैं। कार्ल रोगर्स की यहाँ भी डेफिनेशन है, नेम सेम है तो आपको याद करना इजी हो जाएगा। ये इसके फाउंडर थे। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज ए प्रोसेस वेयर द क्लाइंट टेक्स द लीड। अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, काउंसलर सेंटर में होता है, यहाँ पर क्लाइंट सेंटर में होता है। एक्सप्लोर्स पर्सनल इश्यूज एंड फाइंड देयर ओन सोल्यूशंस विद इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द काउंसलर। ठीक है, तो यहाँ पर वो खुद अपना जो है इशू खुद एक्सप्लोर करता है, अपने सॉल्यूशंस को खुद फाइंड आउट करता है विद इमोशनल सपोर्ट। काउंसलर का काम क्या है, यहाँ पर उसको इमोशनली सपोर्ट देना। ठीक है, वहाँ पर जबकि क्या होता है कि काउंसलर ही बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो यहाँ पर रोल ऑफ काउंसलर कैसा है, पैसिव है, सपोर्टिव रोल है। लिसन्स, अंडरस्टैंड एंड इनकरेज सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर काउंसलर जो है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए आप जो है इनकरेज करेगा क्लाइंट को। अवॉइड गिविंग डायरेक्ट एडवाइस। क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, क्लाइंट इज सेंट्रल एंड एक्टिव। अब इन दोनों में डिफरेंस भी लिखने को आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, इतना पढ़ लिया है कि अब आप डिफरेंस तो लिख ही लेंगे। ठीक है, काउंसलर क्रिएट्स अ वार्म एम्पैथेटिक स्पेस, हेल्प इन इमोशनल हीलिंग एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एनकरेजेस सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोसेस इज स्लो एंड डीप। तो करेक्टरिस्टिक्स में यही आ गया कि क्लाइंट जो है वो सेंट्रल में रहेगा, वो एक्टिव रहेगा। काउंसलर खाली उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनाएगा और एक एम्पैथेटिक स्पेस देगा कि हाँ, हमें पता है कि आप क्या फील कर रहे हैं, सेम जैसे आप फील कर रहे हैं वही मैं भी फील कर रहा हूँ। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि आपको अपने आप को उस इंसान की जगह पर रख कर, उसकी सिचुएशन में रख कर समझना कि क्या वो अगर आप उस जगह पर होते तो कैसा फील करते। ठीक है, इमोशनल हीलिंग देगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करेगा और साथ में उसको अपने आप को समझने में हेल्प करेगा, सेल्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इनकरेज करेगा। बट ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्लो थोड़ा नहीं काफ़ी और डीप हो जाएगा। स्टेप्स इसमें क्या क्या है, इस्टेब्लिश रैपर्ट, हेल्प क्लाइंट एक्सप्रेस फीलिंग फ्रीली, listen actively without interruption, reflect feelings and clarify thoughts, client explores and finds solutions, क्लोजर वंस द क्लाइंट रिजॉल्व द इश्यूज। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग आपको वो कम्युनिकेशन रैपो बनना चाहिए, उसे बोलते हैं कि एस्टेब्लिश करेगा एक अच्छा इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद इस तरह का इन्वायरमेंट होगा ट्रस्ट वर्दी, जिसमें क्लाइंट जो है वो अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके फ्री होके। फिर क्या है, एक्टिवली उसकी बात को सुनना है विदाउट एनी इंटरप्शन। देन रिफ्लेक्ट फीलिंग, फिर उसको अपने ही फीलिंग्स को और थॉट्स को समझने में उसकी मदद करना बाय क्वेश्चनिंग कि अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप ऐसा क्यों समझ रहे हो, इस तरह की अगर बात करें तो इसके पीछे आपका क्या थॉट है। इस तरीके से खुद की फीलिंग को समझने देना, रिफ्लेक्ट करवाना। देन क्लाइंट को ही एक्सप्लोर करने में और सोल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करना। फिर क्लोजर कब होगा इसका, जब क्लाइंट अपना कर इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एडवांटेज इसके क्या है कि प्रमोट सेल्फ ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस, हेल्प विद इमोशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स, इनकरेज इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्ड ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट एंड ओपननेस, इनहेंस डिसीजन मेकिंग स्किल्स, रिड्यूस इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसमें सब में क्या है, इस तरह के अगर आप प्रोसेस करेंगे तो उसके अंदर जो अगर आप खुद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं तो एक तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ट होता है, आपकी खुद की एक ग्रोथ होती है। इमोशनल और पर्सनल प्रॉब्लम में ये हेल्प करती है। इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबल बनाती है। स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट और ओपननेस बिल्ड होती है अपने खुद के अंदर, खुद के डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं वो इन्हांस होती हैं और जो अपने आप से एक अंतर्द्वंद चलता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट, वो कम हो जाता है और ये एक लॉन्ग लास्टिंग और पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। ठीक है, बट यहाँ भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, नॉट सुटेबल फॉर इमेच्योर एंड कंफ्यूज क्लाइंट। अब अगर बच्चे हैं, इमेच्योर हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों में के लिए कोई सुटेबल नहीं है। मे नॉट वर्क इन अर्जेंट डिसीजन, अब किसी चीज़ का अर्जेंट सोल्यूशन चाहिए तो वहाँ पर ये काम नहीं कर सकता। काउंसलर में कंट्रोल, लूज कंट्रोल, सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि काउंसलर का ही कंट्रोल ना रहे कि भाई बहुत हो गया ये सब। रिक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल एंड पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस की यहाँ पर ज़रूरत है। हार्ड टू इम्प्लीमेंट इन स्कूल सेटिंग, तो इन स्कूल सेटिंग में ये नहीं करी जा सकते। अब क्वेश्चन मान लीजिए अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट होके आ गया कि इन स्कूल सेटिंग विच काइंड टाइप ऑफ काउंसलिंग इज सुटेबल, गिव मी सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो पता चला इंसान कंफ्यूज हो गया। बट आपने अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ में आ गया कि कौन से आपके लिए स्कूल सेटिंग में सही होगी। प्रोग्रेस इज अनप्रिडिक्टेबल, यहाँ पर प्रोग्रेस अनप्रिडिक्टेबल होती है, हम नहीं बता सकते कि जो क्लाइंट है आप उसको किस लेवल तक इनकरेज कर पाएंगे, कितनी ज़्यादा उसकी थिंकिंग मॉडिफाई हो पाएगी।
नेक्स्ट लास्ट आपका टाइप ऑफ काउंसलिंग है इलेक्टिव काउंसलिंग। इस थॉर्न ने दिया था इसकी डेफिनेशन, इलेक्टिव काउंसलिंग इज अ फ्लेक्सिबल अप्रोच दैट कंबाइंस टेक्निक्स फॉर बोथ। यहाँ पर दोनों की टेक्निक इसमें कंबाइन हो जाएंगी, डायरेक्टिव भी होगी और नॉन डायरेक्टिव भी होगी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। दिस मीन्स रोल ऑफ द काउंसलर कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, अडेप्टिव होगा। कहीं कहीं वो खुद भी एडवाइस कर सकता है, कहीं कहीं वो अडेप्ट भी उसकी एडवाइस को भी सुन सकता है। मीन्स दोनों का कंबाइनेशन हो जाएगा। समटाइम्स एडवाइसेस, समटाइम्स लिसन। क्लूज मेथड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड क्लाइंट। जो जैसा नेचर है या जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग वो मेथड को चूज करेगा कि उसको डायरेक्टिव रखना है या नॉन डायरेक्टिव रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन डायरेक्टिव एंड डायरेक्टिव। काउंसलर एडजस्ट रोल एज नीडेड, यूजेस बोथ इमोशनल सपोर्ट एंड एक्सपर्ट एडवाइस, टेलर टू क्लाइंट्स पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम, रियलिस्टिक एंड बैलेंस। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे सही लग रही है, आपको भी सही लगेगी कि टेलर्ड है। इसमें मतलब इमोशनल सपोर्ट की अगर ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करेगा, अगर एक्सपर्ट की चाहिए एडवाइस तो वो एडवाइस प्रोवाइड करेगा, पर्सनैलिटी और प्रॉब्लम दोनों को समझेगा। एक रियलिस्टिक और बैलेंस्ड इसकी जो है अप्रोच है कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज। इसमें स्टेप्स कैसे होंगे, एनालाइज द क्लाइंट्स पर्सनालिटी एंड प्रॉब्लम, डिसाइड विच मेथड डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव, अप्लाई सुटेबल टेक्निक्स, मॉडिफाई अप्रोच एज नीडेड, इवेल्युएट एंड फॉलो अप। ठीक है, तो ये देखिए इतने कितनी ईजी लैंग्वेज में लिखा भी है, आपको भी समझ में आ गया ये चीज़। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। फ्लेक्सिबल होगी, वर्सेटाइल होगी, सूट्स वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स एंड सिचुएशंस, कंबाइन बेस्ट फीचर फॉर ऑफ बोथ मेथड्स, टाइम सेविंग व्हेन नीडेड, प्रमोट्स क्लाइंट डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस, यूजफुल इन स्कूल एंड करियर पर्सनल इशूज, एडजस्ट टू चेंजिंग नीड्स ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो फ्लेक्सिबल रहती है, वर्सेटाइल रहती है, आप किसी भी तरह के जैसे भी आपके पास क्लाइंट आ रहा है उस तरह की आप काउंसलिंग कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स को आप अटेंड कर सकते हैं, किसी तरह का मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स कंडीशन। ये टाइम सेविंग है, अगर मान लीजिए टाइम कम है देन यू कैन सेव योर टाइम बाय गिविंग देम डायरेक्ट काउंसलिंग। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नॉन डायरेक्टिव की ज़रूरत है तो आप उस तरीके से ट्रीट करेंगे। स्कूल में भी, करियर में भी और पर्सनल इशूज सब जगह पे इसका यूज़ किया जा सकता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि करियर गाइडेंस स्कूल में नहीं चाहिए, बच्चों को कुछ इमोशनली प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर आप उसको उस तरीके से भी फेस करवा सकते हैं, उसको उस तरह से गाइड कर सकते हैं, तो एडजस्ट कर सकते हैं एज पर नीड ऑफ द काउंसलर। क्लियर, तो ये होगा इसके एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस में क्या आ जाएगी, मे कंफ्यूज एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स, need a high level of judgment and skills, rise of using wrong techniques at wrong time, may lack clear theoretical base, less structured, may become inconsistent, success dependent heavily on counselor's competency। तो बेसिकली अगर काउंसलर सामने वाला उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, बिकॉज देखिए कभी कभी आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उसकी डिग्री बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, है ना। तो अगर काउंसलर नया नया है, उसको अभी इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो मे बी उसको ये डिटेक्ट ना कर पाए, कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पर डायरेक्टिव होनी चाहिए या नॉन डायरेक्टिव होने चाहिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ लिमिटेशन, इट कैन बी हैपन। यहाँ पर मे लिखा है, ऐसा होता ही है, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। नीड यहाँ पर क्या, एक हाई लेवल ऑफ जजमेंट स्किल यहाँ पर ज़रूरत है काउंसलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रॉन्ग टेक्निक अगर होगी तो रॉन्ग टाइम लग जाएगा। लैक ऑफ थ्योरेटिकल बेस, तो क्लियरली थ्योरेटिकल बेस है ये में लैक कर सकती है। तो लेस स्ट्रक्चर्ड कभी कभी है, तो वही मैंने बोला कि अगर एडवांटेज होंगे किसी चीज़ को तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर लिखने को आता है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव, सर्व्स वेरियस नीड्स बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स नेचर, प्रॉब्लम टाइम एंड काउंसलिंग सेटिंग्स। ठीक है, डायरेक्टिव काउंसलिंग इज क्विक, स्ट्रक्चर्ड, बेस्ट suited for educational and vocational guidance. Non-directive counseling is client-centered, effective for emotional and personal issues, promoting self-reliance and growth. तो ये सारी चीज़ें भी हमने ऊपर डिस्कस की हैं। Elective counseling provides a flexible, practical approach, drawing for both methods and adapting to the individual situation. ठीक है, तो ये देखिए सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर दी। लास्ट में आप इस तरह से कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 3 आपकी हो गई है कंप्लीट, और अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4। चलिए तब तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।